नमस्कार दोस्तों, कोटा करियर पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह नरूका, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने एक टॉपिक रखने जा रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान। तो इस टॉपिक में आप सभी से अनुरोध है कि आप अंत समय तक बने रहिएगा। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें कि ऐसी क्या गतिविधियां रही जिसकी वजह से रेवोल्यूशन होना पड़ा है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। सबसे पहली चीज़ आप समझिए कि हम भारतीयों ने ब्रिटिश सॉवरेनिटी कभी भी दिल से स्वीकार नहीं की, यानी कि अंग्रेज़ी सत्ता, अंग्रेज़ी हुकूमत कभी भी हमने दिल से स्वीकार नहीं की थी। इसके लिए हमने शुरुआत से ही स्ट्रगल किया है। बात की जाए ख़ास तौर से 1757 जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, वहाँ से लेकर आज़ादी तक 1947 तक बहुत खून खराबे हुए। अ मैसिव एक्सप्लोशन टुक प्लेस इन 1857 विच वॉज कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो सबसे बड़ा धमाका हुआ वो 1857 के रिवोल्ट में हुआ, 1857 की क्रांति में हुआ। यहीं से ये साबित हो जाता है कि ब्रिटिश रूल जो है भारत में अनसेटल्ड है, लंबे समय तक वो सेटल नहीं रह पाएगा। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century to the beginning of the 20th century, the revolutionary martyrs wrote the history of Indian independence through their blood। कहने का अर्थ है कि 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय वीरों ने, भारतीय पुरुषों ने अपने लहू से भारतीय आज़ादी का इतिहास लिखा था। 1857 के बाद में ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत इस्टाब्लिश किया था, ब्रिटिश क्राउन के तहत इस्टाब्लिश किया था। और इसमें भी उनको काफ़ी टफ स्ट्रगल झेलने को पड़ा था। काफ़ी मजबूती के साथ भारतीयों ने उन्हें टक्कर दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एम्पायर रीइस्टाब्लिश कर लिया था। लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, इनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी कि इंडियंस को परेशानी होने लग गई थी। सो इंडियंस वर फोर्स्ड टू स्टार्ट रेवोल्यूशन। भारतीयों को मजबूर होना पड़ा रेवोल्यूशन शुरू करने के लिए, आंदोलन और क्रांतियाँ शुरू करने के लिए भारतीय लोगों को मजबूर किया गया था। सबसे बड़ी बात 1905 में जब बंगाल को 2 पार्ट्स में कट किया गया था, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू हिंदू बंगाल एंड मुस्लिम बंगाल, ये भारतीयों के गर्व पर एक बहुत बड़ा झटका था। द प्राइड ऑफ एवरी इंडियन सफर्ड अ सेटबैक बाय द ब्लो ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन आसान नहीं था, इसके अंदर ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ थी, यानी कि अंग्रेज़ों के अत्याचार थे। इसके साथ ही जो इनकैपेबल लीडर्स थे, जो अनसक्सेसफुल रहे, वो भी इसके अंदर देखने को मिलती है कि अगर लीडर्स कैपेबल होते तो वो पार्टीशन नहीं हो पाता। रेवोल्यूशनरीज़ ने ऐसा माना कि नेशनलिज़म के लिए कुछ एलिमेंट्स ज़रूरी हैं, यानी राष्ट्रवाद के लिए कुछ तत्व ज़रूरी हैं। तो वो क्या एलिमेंट्स हैं? जैसे कि रिलीजियस एलिमेंट्स हैं। रिलीजन के नाम पर एक लड़ाई हो, धर्म के नाम पर एक पॉलिटिकल फ्रीडम है, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता, फिर मॉरल वैल्यूज़ है, भारतीय संस्कृति है। ऑल दिस वर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर नेशनलिज्म। ऐसा माना गया कि अगर अंग्रेज़ यहाँ पर रहेंगे तो हमारा रिलीजन, हमारा धर्म, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेन रूल। इसीलिए सभी रेवोल्यूशनरीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही गोल दिया गया, एक ही उद्देश्य दिया गया, और वो था कि इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल फेंको। देयरफॉर ऑल द रेवोल्यूशनरीज़ हैड वन एंड ओनली वन ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव क्या था? फोर्सिंग आउट द फॉरेनर्स फ्रॉम द कंट्री एंड मेक इंडिया फ्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एक सरकारी कर्मचारी, एक ब्रिटिश नौकरी करने वाला कर्मचारी, उसके द्वारा शुरू की गई थी। नाम था वासुदेव बलवंत फड़के, ये नाम याद रखिएगा आप।
शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ब्रिटिश नौकरी करता था। उसने देखा कि ये अंग्रेज़ हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हम भारतीयों के साथ हमारे से ही काम लेकर, हमारे संसाधनों का उपयोग करके हमारे साथ ये अत्याचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, लेकिन इससे पहले शुरुआत उन्हें खुद नौकरी से रिज़ाइन करके देनी पड़ी। सो वासुदेव बलवंत फड़के, अ ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही रिज़ाइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब सो एज़ टू थ्रो ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेज़ी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उसने सरकारी नौकरी का त्याग किया। इसके बाद उसने भड़काऊ भाषण दिए। ही गेव प्रोवोकेटिव स्पीचेस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण दिए, लोगों को भड़काना शुरू किया, लोगों को जागरूक किया कि हमारा देश सिर्फ हमारे हाथों में होना चाहिए, ना कि विदेशियों के हाथों में। और इसके भाषण काफ़ी लाजवाब होते थे और इस वजह से क्या है कि लोग उनके प्रभाव में आने लग गए थे। When he gave provocative speeches at several places, different places, तो क्या है, लोग उससे जुड़ते गए, लोग उसके साथ जुड़ते गए। आप देख सकते हो यहाँ पर रैलियाँ निकाली जा रही है। ये वासुदेव बलवंत फड़के के बुलाए हुए लोग हैं। उनके आह्वान पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी ताकत थी वासुदेव बलवंत फड़के। तो क्या होता है कि उसके भाषणों के वजह से महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन शुरू हो जाते हैं। ड्यू टू हिज प्रोवोकेटिव स्पीचेस अनरेस्ट बिगेन टू स्प्रेड। और इससे अंग्रेज़ परेशान हो जाते हैं। अंग्रेज़ों को नहीं लगता था कि एक मामूली सा कर्मचारी वो इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट कर सकता है, इतनी बड़ी मूवमेंट को जन्म दे सकता है। इट वॉज सीम इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये मानना था अंग्रेज़ों का। लेकिन आप यहाँ तस्वीर में देखिए कि कितना बड़ा सैलाब, जन सैलाब आया हुआ है लोगों के द्वारा, जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म कर देगा। अंग्रेज़ों ने सख्त आदेश दिए कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए और एडेन की जेल में भेज दिया जाए। तो उसे बाद में अरेस्ट किया गया, गिरफ़्तार किया गया और फाइनली एडेन की जेल में भेजा गया। एडेन सऊदी अरब में है। 1879 में उसे एडेन जेल में भेजा गया, जहां पर 10 साल के अंदर 1889 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद तो मानो महाराष्ट्र के अंदर और ज़्यादा रेवोल्यूशंस होने लग गए थे। ब्रिटिश उन रेवोल्यूशंस को फिर संभाल ही नहीं पाई थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है असैसिनेशन ऑफ रैंड बाय छापेकर ब्रदर्स। असैसिनेशन का मतलब होता है मर्डर। तो यहाँ पर एक रैंड नाम का अधिकारी था, WC रैंड, उसकी इन छापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। राइट साइड तस्वीर में 3 भाइयों की तस्वीरें आप देख सकते हो। छापेकर ब्रदर्स हैं, ये छापेकर बंधु है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला नाम जो है दामोदर हरी छापेकर, फिर है बालकृष्ण हरी छापेकर, फिर है वासुदेव हरी छापेकर। ये 3 भाई थे, दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव। हरी इनके पिताजी का नाम था, छापेकर इनका सरनेम था। आप केवल इतना याद रखेंगे तो भी चलेगा, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। ये 3 भाई थे। हिंदुत्व विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे और इसीलिए इन्होंने 1893 में हिंदू धर्म संरक्षण सभा नाम की संस्था शुरू की थी। यानी कि हिंदू धर्म का संरक्षण हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, उसके लिए काउंसिल इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। ये तीनों भाई पुणे से थे। इनका बैकग्राउंड था पुणे। देयर बैकग्राउंड वॉज पुणे, महाराष्ट्र। एंड इन 1893 दे फॉर्म्ड हिंदू धर्म संरक्षण सभा। अब इस सभा का क्या उद्देश्य था? इस सभा का उद्देश्य था कि जो लोग हिंदू धर्म से भटक चुके हैं उन्हें वापस से हिंदुइज़्म के दायरे में लाना, प्लस देश के अंदर राष्ट्रवाद की विचारधारा, देश के अंदर राष्ट्रवाद की लहर शुरू करना। शिवाजी और गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे इसके तहत। और जब ये सेलिब्रेशन के बहाने स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म भी इनकलकेट की जाती थी, यानी कि राष्ट्रवाद की विचारधारा भी इनके अंदर डाली जाती थी, कूट कूट कर भरी जाती थी। तो ये इनका उद्देश्य था। तो ये अंग्रेज़ों से छुपके किया जाते थे, ये अंडरग्राउंड काम थे इनके। अंग्रेज़ों को इस चीज़ की भनक भी नहीं थी
कि ऐसा कुछ है, हिंदू धर्म संरक्षण सभा करके है कुछ, और वहाँ पर गणेश फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन के नाम पर नेशनलिज्म के बीज बोए जा रहे हैं। अब देखो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है 1896 में क्या होता है कि पुणे के अंदर प्लेग फैलता है, और ये 1897 में बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेता है। इट टुक द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक लाइक व्हाट कोरोना वायरस इज़ टुडे। तो पुणे में प्लेग फैल जाता है। 1897 जनवरी में हालात तो इतने खतरनाक हो जाते हैं कि एक अकेले महीने में 657 डेथ्स रिपोर्ट की गई थी प्लेग की वजह से। तो इतनी सारी डेथ्स हो गई, तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक कमेटी बिठाई, प्लेग कमेटी। उस प्लेग कमेटी का हेड हुआ करता था WC रैंड। इसको काम सौंपा गया कि राज्य के अंदर जितने भी प्लेग से लोग पीड़ित हो रहे हैं उन सब की देखभाल करना। आप डॉक्टर्स की एक टीम हायर कीजिए और उन सभी टीम्स के आप घर घर जाके सर्वे कराइए, किन किन लोगों को प्लेग हुआ है, जांच करवाइए, उनके सैंपल्स लीजिए और फिर उनको आइसोलेट करें, उनको एक अलग कैंप में डाल दीजिए। तो ये काम सौंपा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा WC रैंड को, और उसकी मदद के लिए एक व्यक्ति को दिया गया था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट आयर्स्ट। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बजाय इन्होंने उल्टे ही काम शुरू कर दिए। इन्होंने लोगों को टेरिफाइड करने का काम शुरू कर दिया। ये ज़बरदस्ती लोगों के घरों में घुस जाते, मारपीट करते, कुछ लोगों को बाहर निकाल देते और ज़बरदस्ती कैंप में बिठा कर रखते। तो इससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। पीपल वेयर एंग्री ऑन द एक्ट ऑफ रैंड एंड आयर्स्ट। तो ये चीज़ जो है, जब यहाँ पर ये गणेश फेस्टिवल्स और शिवाजी फेस्टिवल्स के दौरान लोगों को पता चली, हिंदू धर्म संरक्षण सभा के अंदर जो है मीटिंग होती थी, तो उसमें इन लोगों ने डिस्कस किए, इन तीनों ही लोगों ने डिस्कस किए कि इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो इनमें से ही एक ने इन्हें आइडिया दिया कि क्यों ना हम इन दोनों को ही मार दें। तो ऐसा इन्होंने प्लान बनाया, लेकिन उसके लिए WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट का एक बहुत बड़े समारोह में, बहुत बड़े फंक्शन में आना ज़रूरी था, क्योंकि नॉर्मल तरीके से आते जाते व्यक्ति को नहीं मारा जा सकता है। अगर समारोह होगा, फंक्शन होगा, तो वहाँ पर व्यवस्थाओं में कुछ न कुछ चूक होगी, कुछ न कुछ लूप होल्स होंगे, तो उसी लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर मारा जा सकता है। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू किल सच काइंड ऑफ पॉलिटिशियन पीपल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ। फॉर दैट इट नीड टू बी सम सेरेमनी टाइप ऑफ ओकेशन शुड बी देयर। तो छापेकर ब्रदर्स ने ऐसा ही एक ओकेशन देखा जब क्वीन विक्टोरिया का एक समारोह था, जिसे कहते हैं डायमंड जुबली। डायमंड जुबली के सेलिब्रेशन में WC रैंड और आयर्स्ट भी आए थे। तो जब वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तो उसी समय में दामोदर हरी छापेकर ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर सबसे पहले तो उसने रैंड पर अटैक किया, लेकिन रैंड को गोली मेन जगह पर नहीं लगी, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट नहीं मरा। जबकि लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को एकदम मेन स्पॉट पर गोली लगी, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट हाथों हाथ मर गया। WC रैंड को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसे 2 हफ्ते बाद में उसकी जान चली गई थी। हाउएवर छापेकर ब्रदर्स वेर किल्ड फॉर दे वेर अरेस्टेड एंड हैंग्ड फॉर दैट एक्ट। लेकिन छापेकर ब्रदर्स ने जो किया, 22 जून 1897 को जब इन्हें डेथ पनिशमेंट दी, माफ़ कीजिएगा, छापेकर ब्रदर्स ने जब रैंड और आयर्स्ट को 22 जून 1857 को ख़त्म किया, मार दिया, गोली मार दी इन्हें, उसके बाद में अंग्रेज़ी हुकूमत एक्शन लेना शुरू करती है। तो उन्हें पकड़ने के लिए कोई डेविड करके व्यक्ति था। उस डेविड ने अंग्रेज़ों की गुलामी करता था, अंग्रेज़ों की जासूसी करता था। तो उसने इन तीनों के नाम बता दिए, दामोदर हरी छापेकर, बालकृष्ण और वासुदेव करके हैं ये तीनों, इन्होंने ही मारा है। पुलिस सबसे पहले दामोदर को पकड़ने में कामयाब रही। उसके कुछ दिनों बाद में बालकृष्ण पकड़ा गया, लेकिन वासुदेव बच गया, और वासुदेव को पता चल गया था कि हमारे बारे में जानकारी देने वाला डेविड है, तो उसने डेविड को मार डाला। इस तरह से दामोदर और बालकृष्ण को जल्दी फांसी दी गई, लेकिन फाइनली वासुदेव भी पकड़ा गया एंड दिस छापेकर ब्रदर्स वेर फाइनली अरेस्टेड एंड हैंग्ड। तो इस तरह से ये घटना, जब ये न्यूज़ जब पहुंची, न्यूज़पेपर में जब ये खबरें छपती थी, तो लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते थे। उस समय लोगों के पास एंटरटेनमेंट के कोई सोर्स होते नहीं थे, तो उनके लिए अखबार ही एंटरटेनमेंट का सोर्स होता था। अखबारों में कहानियाँ पढ़ते थे, क्रांतियों की कहानियाँ पढ़ते थे, क्रांतिकारियों की कहानियाँ पढ़ते थे, और फिर खुद अपने आप को मोटिवेट करते थे, जिससे कि देश के अंदर एक नेशनलिज्म की लहर लेकर आ सके और अंग्रेज़ों को उस लहर में बहाया जा सके। तो ये थी असैसिनेशन ऑफ रैंड बाय छापेकर ब्रदर्स। छापेकर ब्रदर्स के द्वारा रैंड की हत्या के पीछे की वजह और कहानी। आगे हम बात करेंगे
श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया लाइट हाउस इन लंदन। तो इस टॉपिक में क्या है, ये जो है इतना वायलेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के दिमाग की जो सोच है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उससे अंग्रेज़ काफ़ी परेशान हुए थे। सो लेट्स टॉक अबाउट श्यामजी कृष्ण वर्मा, हिज बैकग्राउंड, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लंदन हाउस में। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज द रेसिडेंट ऑफ काठियावाड़। काठियावाड़ के रेसिडेंट थे। काठियावाड़ आता है महाराष्ट्र के रीजन में, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र में, वहाँ के रहिवासी थे। इन्होंने ये पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे, तो इनके माता पिता ने इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया। ब्रिटेन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद ये बन गए बैरिस्टर। बैरिस्टर बनने के बाद में इन्होंने देखा कि भारत को आज़ाद कराना, लेकिन कैसे कराएं, तो उन्होंने लंदन में ही अपनी वर्क प्लेस बना ली। इन्होंने कहा कि मैं लंदन से ही भारतीयों के लिए काम करूंगा, क्योंकि भारत में रहकर भारतीयों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर ब्रिटिश रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा उधर एक्शन लिए जा सकते हैं, जैसे वासुदेव बलवंत फड़के के खिलाफ लिया ही गया था। ये उनके सामने ताज़ा एग्जाम्पल था ही। इसके अलावा छापेकर ब्रदर्स के बारे में भी इन्होंने पढ़ रखा था कि छापेकर ब्रदर्स ने कोशिशें तो काफ़ी अच्छी की, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे वो भी जीत नहीं पाए। इसलिए इन्होंने लंदन को अपनी वर्क प्लेस चुना था। लंदन में थोड़ी सी इनके लिए सेफ्टी थी, कोई इनके ऊपर शक नहीं कर पाता था, क्योंकि लंदन में नॉर्मल वहाँ पर ब्रिटेन के लॉयल व्यक्ति होते हैं जो ब्रिटेन के अंडर काम करना पसंद करते हैं। एक बार जब वो इंडिया आए तो ही वॉज डीपली हर्ट बाय द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रेसिडेंट्स एंड ही डिसाइडेड टू मेक इंडिया फ्री एंड मेड द सिटी ऑफ लंदन एज हिज वर्क प्लेस। वापस वो लंदन गए और लंदन में इन्होंने अपना वर्क प्लेस बनाया था। यानी कि वो पहले एक बार बीच में भारत आए थे। भारत में उन्होंने देखा अंग्रेज़ी हुकूमत काफ़ी हद तक हदें पार कर रही है, इसलिए हमारे को लंदन वापस चलना पड़ेगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज द फर्स्ट टू टेक द इनिशिएटिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द कंट्री। ये देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के बाहर आउटसाइड द कंट्री एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन खोली, जिसका नाम था लंदन हाउस। हालांकि बाद में इसको इंडिया हाउस कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत में इसका नाम लंदन हाउस था ताकि इस पर कोई शक नहीं करे। 1905 में इन्होंने संस्था खोली जिसका नाम था भारत स्वशासन समिति। यही लंदन हाउस कहलाई और यही इंडिया हाउस कहलाई। आप नाम में कंफ्यूज मत होइए। 1905 में ही फॉर्म्ड भारत स्वशासन समिति, ऑल्सो कॉल्ड इंडिया हाउस एंड ऑल्सो कॉल्ड लंदन हाउस। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, इंडिया हाउस और लंदन हाउस ये इन्होंने 1905 में इस्टेब्लिश की थी। इसके बाद में इन्होंने वहाँ से महीने के महीने मैगजीन्स छापनी शुरू की, जिसके अंदर भारतीयों के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत के नेशनलिज्म के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी होती थी। मंथली मैगजीन यानी कि मासिक पत्रिकाएं इसने छापी, उनका नाम था इंडिया सोशलिज्म, यानी कि भारतीय समाजवाद, इंडिया सोशलिज्म इन्होंने शुरू की थी। इसको पढ़कर लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ बढ़ते थे। अच्छा, इसके अंदर और एक चीज़ थी, भारतीयों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई थी 6,000 रुपये की, और ऐसे 6 स्टूडेंट्स के लिए की गई थी। 6 फेलोशिप ऑफ ₹1,000 ईच, तो 6,000 रुपये हो जाते हैं, यहाँ पर 6,000 रुपीज़ हो जाते हैं। उस टाइम के महंगाई के अनुसार 1,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप में 1,000 रुपीज़ के खर्चे में लंदन में आकर पढ़ाई की जा सकती थी। इसीलिए 6,000 रुपये एक साल में 6 बच्चों के लिए, जो इंटेलिजेंट हो, हुनार हो, उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी, और वो उन 1,000 रुपयों के अंदर लंदन में आकर लॉ की अच्छी खासी पढ़ाई कर पाते थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी छोटी अमाउंट है, 6,000 रुपीज़ इन केस ऑफ लॉ की एजुकेशन के लिए, बिकॉज आजकल लाखों रुपए लग जाते हैं, 22 लाख के समथिंग लॉ की पढ़ाई करने में लग जाते हैं। ओके फाइन, आगे हम बात करेंगे। इंडिया हाउस बिकेम अ सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दोज इंडियंस हु यूज्ड टू लिव इन लंदन। जो लंदन में रहते थे, उनके लिए इंडिया हाउस जो है रेवोल्यूशन का केंद्र बन गया था। इट बिकेम सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन, और इसके सदस्य बन गए थे
वीर दामोदर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, ये इनके सदस्य बन गए और इन्होंने काफ़ी प्रशंसा की इस कार्य की। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो किया गया कार्य था उसकी काफ़ी प्रशंसा की थी। फिर इसके बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत आए। एक बार भारत आए तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की और उन्हें पकड़ने के लिए आदेश दे दिया, लेकिन वो वहाँ से बच निकले और उसके बाद में वो लंदन गए। लेकिन लंदन में भी अब ब्रिटिशर्स की निगरानी तेज हो चुकी थी, वहाँ से फिर वो पेरिस चले जाते हैं और इस तरह से वो पेरिस रहकर वहाँ से अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। अंग्रेज़ उन्हें कभी नहीं पकड़ पाए और इन्होंने सक्सेसफुली अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया है। अब हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ही वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी, नेशनलिस्ट एंड ऑर्गेनाइज़र। महान क्रांतिकारी थे, महान राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और महान संगठनकर्ता थे जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसे चला सकते थे। काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये भी, जस्ट लाइक श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्हें वीर की उपाधि दी गई है, ही गॉट द टाइटल ऑफ वीर। भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका जन्म 28 मई 1883 में होता है, महाराष्ट्र के भागूर ज़िले के अंदर। 1901 में इन्होंने सेकेंडरी यानी 10th क्लास पास कर ली थी। 10th क्लास पास करने के बाद में इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया था। महाराष्ट्र में जस्ट आफ्टर 10th वहाँ पर जूनियर कॉलेज का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए 10th पास करने के बाद में इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया और फर्ग्यूसन कॉलेज इनके लिए एक सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन बना, एक अखाड़ा बना जहाँ पर ये अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे के अंदर और पुणे में ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उस समय ये उनके विचारों से। जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भाषण दे रहे थे तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए उनसे। सो इन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और उनसे फिर बाद में लगातार ये कांटेक्ट में रहे, टच में रहे, चिट्ठियाँ लिखते रहते थे इनको। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल ही फॉर्म्ड मित्र मेला, यानी कि बंगाल के विभाजन के बाद में या बंगाल के विभाजन के समय में इन्होंने एक संस्था बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जैसे कि मैंने कहा ही वॉज अ गुड ऑर्गेनाइज़र, तो इन्होंने मित्र मेला नाम की एक संस्था बनाई थी और मित्र मेला संस्था में बहुत सारे लोगों को इन्हें इकट्ठा किया इन्होंने और उन्हें आदेश दिया कि हमारे को इम्पोर्टेड क्लॉथ, जो भी विदेशी कपड़े आ रहे हैं, उनकी होली जलानी है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा करने में कामयाबी हासिल पाई। इससे अंग्रेज़ काफ़ी भड़क गए थे। सो हिज ऑर्गेनाइजेशन मित्र मेला लिट अ बॉन फायर ऑफ इम्पोर्टेड क्लॉथ्स। फॉर दिस रीज़न ही वॉज रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। इसी वजह से इन्हें फर्ग्यूसन कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था कि तुम कॉलेज में पढ़ने नहीं आते हो, तुम कॉलेज में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने आते हो, तो तुम्हारे को यहाँ पर हम नहीं रखेंगे। सो ही वॉज रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। सावरकर एकमात्र ऐसे रेवोल्यूशनरी रहे हैं जिन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक बार नहीं बल्कि 2 बार पाई है, यानी कि उम्र कैद इन्हें एक बार नहीं 2 बार हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स। सावरकर वॉज द ओनली इंडियन रेवोल्यूशनरी वो वॉज सेंटेंस्ड फॉर नॉट 1 but 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिशर्स ने इनके द्वारा लिखी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर प्रतिबंध लगा दिया। जब ब्रिटिशर्स ने इनकी किताब पहली बार पढ़ी तो ब्रिटिशर्स काफ़ी चिंता में आ गए कि कहीं इसके विचार दूसरे लोगों तक पहुंच तो नहीं गए, तो उन्होंने इस पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दे दिए। लेकिन ये महान व्यक्ति, इन्होंने अपनी महान सोच से उस किताब का ही नाम बदल दिया पिकविक पेपर्स। अंग्रेज़ों ने फिर रोक लगा दी, जब किताब के अंदर का मैटर पढ़ा फिर उन्होंने नाम बदल दिया स्कॉट पेपर्स। इस तरह से इनके बार बार इस प्रयास से अंग्रेज़ काफ़ी भड़क गए थे और अंग्रेज़ों ने इन्हें जेल में डाल दिया। 1906 में इन्हें अभिनव भारत नाम की एक संस्था खोली। अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी 1906 में और उसके बाद में इनको जेल में डाला जाता है इन द सेल्युलर जेल ऑफ अंडमान। अंडमान की सबसे खतरनाक जेल है सेल्युलर जेल, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी लंबा वक्त बिताया है। ही स्पेंड लॉन्ग टाइम ऑफ हिज लाइफ इन द सेल्युलर जेल ऑफ अंडमान। 1924 में
ये बीमार पड़ गए थे। ही फेल इल इन 1924, सो ही वॉज इंटर्न इन रत्नागिरी। तो उन्हें रत्नागिरी में नज़रबंद कर दिया गया, रत्नागिरी की जेल में, क्योंकि अंडमान की जेल काफ़ी ख़तरनाक थी और थोड़ा सा लेवल उसमें कम कर दिया गया और रत्नागिरी में ले आया उनको। 1937 में इन्हें जेल से रिलीज़ कर दिया गया था। इवन देन ही ऑल्सो मेड रिजिड एफर्ट्स टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके बावजूद भी इन्होंने देश को विभाजन होने से बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन देश पार्टीशन होने से नहीं बच पाया। देश के 2 पार्टीशन हुए, माफ़ कीजिए 3 पार्टीशन है आज तो, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये नहीं बचा पाए। इनका ख्वाब था कि पूरा का पूरा भारत एक रहे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये पूरा पूरा एक ही अखंड भारत रहे, बट इनके विचार इतने हद तक नहीं पहुंच पाए, लोग उस तरह से, परिस्थितियां उस तरह से बनी नहीं थी, तो इस तरह से इनका सपना जो है साकार नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।